ये क्या चाय बनाई है बहू। एक चाय भी ढंग की नहीं बनानी आती तुम्हें। खाने की तो बहुत दूर की बात है, ऊपर से दिखाने के लिए पूरे दिन किचन में खड़ी रहती है, करती कुछ है नहीं। शारदा जी अपनी बहू पूनम पर लगातार चिल्लाए जा रही थी, तो आज पूनम के सब्र का भी बांध टूट गया। उसने कहा, कोई काम नहीं करती हूँ ना माँ जी, मैं ढंग का कुछ नहीं आता ना मुझे। तो ठीक है, आज के बाद आप लोग अपना काम खुद करेंगे। मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ। पूरे दिन घर के काम करूँ, ऊपर से सबकी गालियाँ सुनती रहूँ। कहते हुए पूनम गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। तभी बहू का गुस्सा देखकर शारदा जी सर पकड़कर बैठ गई और मन ही मन बड़बड़ाने लगी। क्या बहू पाई है मैंने, मेरी भी किस्मत ही फूट गई। एक काम भी ढंग से नहीं आता इसे। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़े होकर जबान लड़ाने की। आने दे आज मेरे बेटे को। आज इसके अकड़ ठिकाने ना लगाई तो मेरा नाम भी शारदा नहीं। गुस्से में शारदा जी बड़बड़ाए जा रही थी। शाम को जैसे ही उनका बेटा पवन घर आया तो शारदा जी ने अपना रोना धोना बेटे के आगे शुरू कर दिया। वाह बेटा, तुम्हारी पत्नी तो बहुत अच्छे गुल खिला रही है। जीना दुश्वार कर दिया है इसने मेरा। तुम तो दिन भर ऑफिस में रहते हो, तुम्हें पता भी नहीं चलता कितनी जबान लड़ाती है मुझसे। बात बात पर चढ़ जाती है लड़ने के लिए। आज सुबह भी मुझे इतना भला बुरा कहा कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। ऑफिस से आते ही पवन को पत्नी की शिकायत मिल गई। ऊपर से माँ का रोना देख पवन का खून खोल उठा। वो तुरंत कमरे में जाकर पूनम के ऊपर चिल्ला पड़ा, पूनम ये क्या बदतमीजी हो रही है, ये क्या सीख कर आई हो तुम? क्या यही सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने? तुम मेरी माँ से छोटी छोटी बातों पर जुबान लड़ाने लग गई हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? वो तुम्हारी माँ की उम्र की है तो उनसे लड़ती हो। क्या कहा है पवन मैंने माँ जी से? पूनम ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा। तभी पवन कुछ कहता उससे पहले ही पीछे से उसकी माँ शारदा जी आ गई और गुस्से से बोली, क्यों नहीं कहा बहू? क्या छोड़ा है कहने के लिए? ऐसा क्या कह दिया माँ जी मैंने जो आप इतनी हाय तौबा मचा रही हैं? 4 बातें तो आपने मुझे सुनाई, ऊपर से रोना धोना भी आप ही कर रही हैं। मैं रो नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी गलती मेरी है। और पवन, तुम हर बात में मेरे माँ बाप पर क्यों जाते हो? मैं खड़ी हूँ, मेरी गलती है तो मुझसे कहो ना। बार बार मेरे माँ बाप पर जाने की क्या ज़रूरत है? क्यों नहीं जाएगा माँ बाप पर? क्यों नहीं जाएगा? तू रोकेगी उसे? इतनी हिम्मत है तेरे में? अरे तुम्हारे माँ बाप ने ही तो बर्बाद कर दिया है मेरा घर। न जाने क्या संस्कार दिए हैं तुम्हें। ना बोलने की तमीज़ है, ना कुछ काम करने का ढंग है। भिखारियों की तरह लाकर पटक दिया मेरे घर पर। खबरदार माँ जी, आपको जो कुछ भी कहना है आप मुझसे कहिए। मेरे माँ बाप पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और भिखारी तो उन्हें गलती से भी मत कहिएगा। किधर से भिखारी दिखते हैं वो आपको? अरे भिखारी को भिखारी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? अपनी नौटंकी बेटी को लाकर पटक दिया हमारे सिर पर। ना ढंग का खाना बनाना सिखाया है और ना ढंग का कोई सामान दिया है। भिखारी की तरह बेटी की विदाई कर दी। ऐसे कौन करता है अपनी बेटी की विदाई? माँ जी, क्या बकवास कर रही हैं आप? क्या भिखारी की तरह दिया है मेरे माँ बाप ने? ऐसी कौन सी चीज़ है जो उन्होंने दी नहीं है? आप ये बताइए, दहेज में देने वाला हर सामान, घर का फर्नीचर, गाड़ी, पैसे, गहने, ज़रूरत का हर सामान, क्या कुछ नहीं दिया जो आप उन्हें भिखारी बना रही हैं? क्या दिया है बहू? तुझे तो अपने बाप के दिए पर बहुत घमंड हो रहा है, लेकिन दिया क्या है? अरे जो सामान दिया है ये सब तुम खुद इस्तेमाल करती हो। तुम्हारे ही ज़रूरत की चीज़ तो दी है ना। तुम्हारे पिताजी ने
हमें क्या दिया है? टीवी तुम्हारी है, दिन भर तुम देखते रहती हो, सोफे पर फैल कर, बेड पर तुम सोती हो, फ्रिज तुम यूज करती हो, गहने तुम्हारे हैं। रही बात पैसों की, तो तुम्हारे ही अकाउंट में जमा हैं। एक गाड़ी है जो मेरा बेटा इस्तेमाल करता है, और तुम्हारी चीज़ को कौन छूता है, कौन हाथ लगाता है उन्हें, सब तो तुम ही इस्तेमाल करती हो। अच्छा, सब कुछ मैं इस्तेमाल करती हूँ माँ जी? पूनम ने बीच में ही बात काटते हुए कहा। तो शारदा जी बोली, हाँ हाँ, तुम ही तो करती हो। एक गाड़ी है, वो भी ले जाओ, नहीं छुएगा आज के बाद मेरा बेटा। और क्या है, बाकी तो सब तुम्हारा ही है। तो हमें क्या दिया तुम्हारे माँ बाप ने? ये सब सुनकर पूनम पवन की ओर देखते हुए बोली, देख लो पवन, अगर मैं कुछ बोलूँगी तो आप कहोगे कि मेरी माँ से जुबान लड़ा रही है। देख लो, छोटी छोटी बात पर कैसे मेरे माँ बाप के पास पहुँच जाती हैं। ऐसा क्या चीज़ इन्होंने अपनी बेटी को दी है जो मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं दी? अरे मेरी बेटी की तुलना तो तुम 7 जन्मों तक नहीं कर पाओगी। मैंने इतना अपनी बेटी को दिया है ना कि उसके ससुराल वाले सालों तक बैठकर खाएंगे, तुम्हारी तरह नहीं। आई बड़ी जुबान लड़ाने वाली, कहते हुए शारदा जी गुस्से में पैर पटकते हुए बाहर चली गई। पवन भी अपने हिसाब से खूब पूनम को उल्टा सीधा बोलता रहा और साफ साफ कह दिया, देख पूनम, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो वो दिन दूर नहीं है जब तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ दिया जाएगा। पवन, इतना आसान है क्या मायके भेज देना? मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ कि जिसके जब मन में आया वो 4 बातें सुना के चला जाए। जिसके मन में आई तब मुझे मायके भेज दे। इतनी भी बेचारी नहीं हूँ मैं कि छोटी छोटी बातों से तंग आकर मायके चली जाऊंगी, या तुम लोगों के निकालने से चली जाऊंगी। इज्जत के सारे पूरे मान सम्मान के साथ इस घर में ब्याह कर आई हूँ, बहू हूँ इस घर की, इसलिए बात बात पर यह धमकी देना छोड़ दो। तभी पूनम का इतना गुस्सा देखकर पवन बोला, देखो पूनम, 2 दिन बाद मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, इसलिए घर में मैं ज़्यादा बवाल नहीं करना चाहता हूँ। छोटी सी पार्टी है, कुछ मेहमान आएंगे, बेहतर होगा कि तुम पार्टी की तैयारी करो और ये फालतू की बकवास ना ही करो तो बेहतर होगा। पवन की बात सुनकर अचानक से पूनम के दिमाग में कुछ आया, क्योंकि माँ बेटे की बातें सुन सुनकर थक चुकी थी वो। 2 दिन बाद ही सास की एनिवर्सरी थी, ये सही मौका मिला उसको अपने माँ बाप की हैसियत बताने का। इसलिए कुछ सोचकर उसने अगले दिन अलमारी में से अपने कुछ गहने निकाले और फिर शारदा जी के पास गई और उनसे कहा, माँ जी, आप 1 मिनट के लिए लॉकर की चाबी दे दीजिए, मैं अपने बाकी के छोटे मोटे गहने भी उसमें रखना चाहती हूँ। वो क्या है ना, पार्टी में कहीं गुम ना हो जाएं। इतना सुनते ही शारदा जी खुश हो गई। चलो कम से कम बहू को अक्ल तो आई। इसलिए खुशी खुशी तुरंत ही उन्होंने अलमारी की चाबी पूनम को दे दी। पूनम गहने रखने के बहाने सास के लॉकर में से अपने सारे गहने निकाल लिए और बिना शारदा जी को बताए ले जाकर चुपचाप अपने अलमारी में रख लिए। असल में पूनम के सारे गहने शारदा जी ने लेकर अपने लॉकर में रखे हुए थे, ये कहकर कि ये गहने वो संभाल कर रखेंगी, तुम्हें जब चाहिए तो ले लेना। और ज़रूरत के समय कभी भी वो पूरे गहने पूनम को नहीं देती थी, बल्कि अगर उन्हें कहीं जाना रहता था किसी शादी ब्याह में तो वो ज़रूर पूनम के गहने पहन के निकल जाती थी। एक बार भी पूनम से पूछना ज़रूरी नहीं समझती थी। खैर, आज पूनम को अपने गहने मिल गए थे। अब बारी थी गाड़ी की। पवन के जाने से पहले ही पूनम ने गाड़ी की चाबी छुपा दी। पवन जब ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया, चाबी ढूंढने पर भी ना मिली तो वो चिल्लाने लगा। शारदा जी यहाँ वहाँ दौड़कर चाबी ढूंढ रही थी। तभी पवन पूनम के ऊपर चिल्लाते हुए बोला, पूनम, मैं कब से परेशान हूँ, मुझे लेट हो रहा है,
तुम्हें अकल नहीं है कि चाबी ढूंढ कर दे दूं? तो पूनम ने थोड़ी हल्की मुस्कान के साथ कहा, चाबी खोई कहाँ है पवन, जो तुम्हें ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि गाड़ी मेरे बाप ने दी थी मेरे इस्तेमाल करने के लिए, इसलिए मुझे मार्केट जाना है। मैंने गाड़ी की चाबी रख ली है। तो तुम गाड़ी की चाबी लेकर क्या करोगी? तुम्हें गाड़ी चलानी तो आती नहीं है, पवन ने गुस्से से कहा। तो पूनम बोली, हाँ तो कोई बात नहीं, मैं किसी को बुला लूँगी, बैठकर तो जा सकती हूँ ना। और वैसे भी वो मेरे बाप ने मेरे इस्तेमाल के लिए दी है, तो आप अपने ऑफिस का कोई और तरीका ढूंढ लीजिए। कहते हुए पूनम दोबारा से अपने कमरे में चली गई। तभी शारदा जी भी पूनम का ये रूप देखकर बेटे को चढ़ाते हुए बोली, देख लिया ना बेटा, हो गई सुबह, पूरे दिन ये मेरे साथ यही खेल खेलेगी, छोटी छोटी बात पर मुझसे लड़ेगी, मेरा तो जीना ही मुश्किल कर दिया है इसने। पूनम का ऐसा बोलना पवन को भी अखर गया। वो भी गुस्से में बोला, हाँ तो ठीक है, रख लो, तुम्हारे बाप की दी हुई गाड़ी है ना। तुम्हें क्या लगता है मैं गाड़ी नहीं खरीद सकता? बिल्कुल खरीद सकता हूँ मैं गाड़ी, किसी के एहसानों पर पलने की ज़रूरत नहीं है मुझे। कहते हुए पवन गुस्से में बाहर चला गया और शारदा जी अपनी एनिवर्सरी में पहनने के लिए नई साड़ी लेने मार्केट चली गई। तो पूनम ने तुरंत ही टीवी वाले को बुलाकर हॉल में से टीवी ले जाकर अपने कमरे में लगवा लिया। सोफ़ा, टेबल सब कुछ ले जाकर अपने कमरे में जैसे तैसे एडजस्ट कर लिया। फ्रिज को भी लॉक कर दिया, यहाँ तक कि वॉशिंग मशीन भी घसीट के अपने कमरे में रख दी। छोटी से छोटी चीज़ जो उसके मायके से आई थी सब कुछ निकाल कर रख ली। अब उसका कमरा पूरी तरह से भर गया था, पाँव रखने तक की जगह नहीं थी। शारदा जी के आने तक वो अपना सारा सामान अपने कमरे में रख चुकी थी। शारदा जी मार्केट से आकर सीधी अपने कमरे में गई। साड़ी के साथ गहने का सेट लगाकर देखने लगी कि कौन सा हार, कौन सा नेकलेस उनके ऊपर अच्छा लगेगा। जैसे ही गहनों का डब्बा उठाया तो डब्बा हल्का था। खोलकर देखा पर गहने गायब थे। उन्होंने तुरंत ही पूनम को आवाज़ लगाई और बोली, बहू गहने कहाँ हैं? तो पूनम ने भी दो टूक सा जवाब दे दिया, माँ जी वो गहने मेरे थे ना, तो मैंने अपने पास रख लिए हैं, क्योंकि मेरे बाप ने मेरे लिए दिए थे। पूनम की बात सुनकर शारदा जी भड़क उठी और तुरंत ही पैर पटकते हुए हॉल में आ गई। तो वहाँ भी उनको सोफ़ा गायब मिला। पूरा हॉल ही खाली सा लग रहा था, ना सोफ़ा था ना टेबल थी। शारदा जी गुस्से में पूनम के ऊपर चिल्ला पड़ी, अरे बहू ये क्या तरीका है, ये सोफ़ा कहाँ चला गया? माँ जी आपको क्या करना है? मेरा सोफ़ा था, मैं दिन भर बैठती थी, इसलिए मैंने उसे अपने कमरे में रख लिया। जब मेरी मर्जी होगी मैं निकाल कर बैठूंगी। और तो कोई बैठता नहीं था मेरे सोफ़े पर, तो फिर आपको सोफ़े से क्या लेना देना है? अच्छा तो तुम बदला निकाल रही हो, चलो निकाल लो बदला। आने दो शाम को पवन को, तेरी खाल ना उतरवाई तो कहना। कहते हुए शारदा जी गुस्से में किचन की ओर चली गई। गर्मी से हाल बेहाल था। ठंडा पानी पीने के लिए जैसे ही फ्रिज खोलने लगी तो फ्रिज लॉक था। अब प्यास से शारदा जी की हालत खराब हो रही थी। उन्होंने गुस्से में गिलास उठाकर पटक दिया और चिल्लाते हुए कहा, अब क्या फ्रिज में भी लॉक लगाकर रखोगी महारानी? बिल्कुल माँ जी, क्योंकि ये मेरे बाप ने मेरे इस्तेमाल के लिए दिया है और इसे बस मैं ही इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मुझे जब प्यास लगेगी मैं फ्रिज खोलकर पानी पी लूँगी। आप तो ठंडा पानी पीती नहीं है ना, आप तो इसका इस्तेमाल करती नहीं हैं। ये सब सुनकर शारदा जी जल्ला उठी। उनका गुस्सा अब 7वें आसमान पर चढ़ गया। देख बहू, साफ साफ बता रही हूँ, कल हमारी एनिवर्सरी है, मेहमान आने वाले हैं,
तैयारी अभी तक कुछ हुई नहीं है, ऊपर से अपना ये नाटक फैलाकर इज्जत का तमाशा मत बनाओ। इसलिए जो चीज़ जहाँ थी, जैसे थी, उसको वहीं लगा दे और कल की पार्टी की तैयारी कर। सारे पर्दे गंदे पड़े हुए हैं, सबको निकाल कर धो दो। नहीं धो सकती माँ जी मैं, क्योंकि पर्दे मेरे नहीं हैं, इसलिए इसे आप ही धो दीजिए। हाँ ठीक है बहू, कर ले तू भी अपने मन की जितनी करनी है। बस कल की पार्टी ख़त्म हो जाए, इसके बाद अगले दिन ही मैं तुझे तेरे मायके ना भेज दूँ तो मेरा नाम भी शारदा नहीं। कहते हुए शारदा जी गुस्से में सारे पर्दे निकाल कर मशीन में डालने गई, लेकिन वॉशिंग मशीन भी उन्हें गायब मिली। तो शारदा जी ने गुस्से में तुरंत ही सारे पर्दे फेंक दिए और फ़ोन उठाया और पवन को सारी बात बताकर तुरंत घर बुलाया। बेटा तू घर आ जा और आकर इसे समझा ले, कहीं ऐसा ना हो कल की पार्टी में इज्जत का तमाशा बन जाए। आकर देख ले इसने घर की क्या हालत बना रखी है। माँ की बात सुनकर 1 घंटे के अंदर ही पवन भी घर आ गया। देखा तो सारा सामान गायब था। पूरा घर खाली खाली देख पवन को भी गुस्सा आया और वो गुस्से में बोला, पूनम ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने। सोफ़ा, टीवी, फ्रिज, कूलर सब कुछ हटा दिया क्यों? हाँ तो ये सब मेरे थे, इसमें तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है। मेरे थे ना, मैं ही इस्तेमाल करती थी, इसलिए मैंने अपने कमरे में रख लिए। अब तो ठीक है ना। इतना सुनते ही शारदा जी समझ गई कि पूनम ये सब कुछ कल उनकी बात को लेकर ही कह रही है। अब शारदा जी और पवन के आगे एक नई समस्या खड़ी थी। घर पूरा सोना सोना सा लग रहा था, बिल्कुल ही बिखरा हुआ था। ऊपर से कल की पार्टी थी, मेहमान भी कल आएंगे। अगर घर ऐसे ही रहा तो फिर तो उनकी क्या ही इज्जत रह जाएगी। पवन अपनी माँ की ओर देखने लगा तो शारदा जी भी कुछ नहीं बोली, उनकी भी बोलती बंद हो गई। सोचा अगर बहू ऐसे ही तमाशा करती रही तो हो सकता है कि बहू जिद में आकर अपना सामान ही ना निकाल ले, और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम नया सामान लाकर रखें। इस समय इज्जत की खातिर शारदा जी ने झुकना ही सही समझा और पवन को इशारा करके शांत रहने के लिए कहा और फिर बड़े प्यार से पूनम से बोली, देख बहू, माना कि मैं तेरी सास हूँ, कभी गुस्से में उल्टा सीधा बोल भी देती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम ऐसी हरकतें करोगी। अब इस घर की इज्जत है, तुम्हारी भी तो इज्जत है ना, तो इज्जत की खातिर सारा सामान बाहर निकाल दो। हाँ मैंने गलती की है, बात बात पर तुम्हारे माँ बाप पर नहीं जाना चाहिए था मुझे। आज के बाद मैं पूरी कोशिश करूँगी कि कभी भी तुम्हारे माँ बाप के बारे में उल्टा सीधा ना बोलूँ। अब घर में सामान है तो पूरा परिवार उसे इस्तेमाल तो करेगा ही ना, इसमें बताने वाली कौन सी बात है। हाँ बस गुस्से में थोड़ा निकल जाता है। पवन भी माँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, माँ सही कह रही है पूनम, अब घर में सामान है तो पूरा परिवार ही इस्तेमाल करेगा ना। माना कि माँ गुस्से में बोल देती है, लेकिन गुस्सा इज्जत से बढ़कर नहीं होता है। इस घर की इज्जत है, तुम्हारी भी तो इज्जत है। अब जो हुआ उसे भूल जाओ। आज के बाद तुम्हारे मायके वालों को कोई कुछ नहीं कहेगा। मुझे भी माफ़ कर दो और सारा सामान बाहर निकाल दो। माँ बेटे को लाइन पर आता हुआ देखकर पूनम ने मन ही मन मुस्कुराते हुए पवन से कहा, ठीक है, अगर आप लोग मानते हो कि आप लोगों ने गलती की है और आइंदा से छोटी छोटी बातों को लेकर मेरे माँ बाप पर नहीं जाओगे तो ठीक है, सारा सामान ले जाकर अपनी जगह रख सकते हो। ये सुनकर पवन तुरंत कमरे में गया और सारा सामान निकाल कर अपनी अपनी जगह पर लगा दिया। अब घर फिर से वैसा ही दिखने लगा जैसा पहले था, लेकिन अब घर का माहौल वैसा नहीं रहा था। शारदा जी अब चुपचाप बैठी थी, उनके आंखों में गुस्सा नहीं
बल्कि एक डर और शर्म थी। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जिस बहू को वो कमज़ोर समझती थी वही बहू खड़ी हुई तो पूरा घर हिल गया। अगले दिन सुबह सबसे पहले शारदा जी ही उठी और किचन में जाकर खुद चाय बनाई। थोड़ी देर बाद पूनम बाहर आई तो देखा माँ जी खुद चाय का कप लेकर उसके कमरे की ओर आ रही थी। ये देखकर पूनम हैरान रह गई। तभी शारदा जी ने कांपते हाथों से चाय आगे बढ़ाई और बोली, बहू, मैंने समझ लिया है कि बहू नौकरानी नहीं होती और मायका किसी का मजाक नहीं होता। अगर रिश्ते इज्जत से निभेंगे तो ही टिकेंगे। इसलिए आज के बाद ये घर तुम्हारा भी उतना ही है जितना मेरा। पूनम मन ही मन सोच रही थी कि अगर पहले दिन से ये समझ ली जाती तो ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दोस्तों, रिश्ते डर, तानों और अपमान से नहीं चलते, उन्हें सम्मान से निभाया जाता है। बहू अगर घर की इज्जत है तो उसकी इज्जत करना भी परिवार की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।